एक गांव के अंदर पंचायती रूप से पति पत्नी का फैसला होता है। उस फैसले के अंदर गांव के कुछ लोग भी आए हुए थे और जैसे ही उन लोगों में से एक विक्रम नाम का लड़का इस बात को सुनता है कि इतनी आसानी से पति पत्नी का फैसला हो गया है, जो पत्नी है उसने खुद ने ही ये कह दिया है कि मुझे अलग होने के एवज में कुछ भी रुपया पैसा नहीं चाहिए और मैं तो चुपचाप अलग से अपने मायके में रहना चाहती हूँ, तो उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि आज के ज़माने में महिलाओं के ढेर सारे कानून हैं और लड़की वाले उन कानूनों का भरपूर फ़ायदा उठाया करते हैं। उसके बाद वह उस लड़के के जिस लड़के का फैसला हुआ था उसके बड़े भाई से बात करता है और वहां पर उसे कुछ ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनने के बाद वह उस लड़के के जिसका फैसला हुआ था वाहवाही करता नहीं थकता। क्या किया था उसने ऐसा जिससे वह उसकी वाहवाही कर रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश मैनपुरी में एक नीरज नाम का लड़का रहा करता है जो कि शादी के योग हो गया है और उसके घर में उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम मनोज है। उसकी शादी भी हो चुकी है और उसको बच्चे भी हैं। अब बड़ा भाई ही अपने छोटे भाई के लिए एक लड़की ढूंढता है और लड़की ढूंढने के बाद उससे उसकी शादी तय करा देता है। लड़की का नाम होता है राधा और राधा जैसी दुल्हन बनकर घर के अंदर आती है तो सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। नीरज और मनोज दोनों भाइयों में बड़ा ही गहरा प्यार था। जो बड़ा भाई मनोज होता है वह नीरज को अपने बच्चे की तरह रखा करता है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश किया करता है। लेकिन जैसे ही छोटे भाई की शादी होती है तो उसके बाद परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी होने लगती है, क्योंकि जो छोटे भाई की पत्नी राधा होती है वह अपने पति के उसके बड़े भाई के प्रति प्यार को देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है और धीरे धीरे छोटी छोटी बातें अपने पति को सिखाने लगती है, जिनको लेकर दोनों भाइयों के बीच में छोटा सा विवाद होने लगता है। और इसके बाद नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों भाइयों का अलग अलग बंटवारा हो जाता है और भाई अपने अपने घर में अलग अलग रहने लगते हैं। दोनों भाइयों की ज़मीन का बंटवारा हो गया था और इसके बाद जो नीरज होता है वह अलग से मजदूरी करने के लिए जाने लगता है और बड़ा भाई अलग से मजदूरी करने के लिए जाने लगता है। यहाँ पर ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं होती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन जब दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए हैं तो उसके बाद भी छोटे भाई की पत्नी राधा को बिल्कुल भी चैन नहीं है और उसके बाद तो राधा केवल मौका ढूंढा करती जिस वजह से वह उसके बड़े भाई को उसकी निगाहों में बेकार ठहरा सके और इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से खेतों को बोने का टाइम आता है और उसी दौरान जिस ट्रैक्टर वाले से बड़ा भाई मनोज अपने खेत को जुतवा रहा था वह ट्रैक्टर वाला जब खेत के सहारे अपने ट्रैक्टर को चला रहा था तो उसी समय उसका हाथ थोड़ा सा बहक जाता है और हाथ बहकने की वजह से उसका जो छोटा भाई होता है उसके खेत की मेंढ थोड़ी सी कट जाती है और इसी वजह से जैसे राधा को ये चीज़ दिखाई देती है तो वह अपने पति को भड़काने लगती है और कहती है कि देखो इन्होंने हमारी मेंढ काट दी है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब पति अपनी पत्नी की बात को सुनता है क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था जैसे राधा उसके लिए सब कुछ हो, और पत्नी की बात सुनकर वह अपने बड़े भाई से लड़ाई करने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लड़ाई करने के लिए आते हुए देखता है तो बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई को धमकाने लगता है और इसके बाद बातचीत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे तो अड़ोस पड़ोस वाले कुछ लोग आकर उन्हें अलग अलग कर देते हैं और इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए थे। अब घर पर जाने के बाद जो पत्नी राधा होती है वह नीरज से कहने लगती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तुम्हारा भाई छोटी सी जमीन को भी हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा करते हैं इस जमीन की बाउंड्री करवा देते हैं, तो कोई हमारी जमीन में पैर तक भी नहीं रखेगा। ऐसा ही करेंगे और इसके लिए तुम्हें पैसे कमाने होंगे। अब जो पति नीरज होता है वह इस बात की पहले ही चिंता कर चुका था क्योंकि वह अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं जी सकता था जिस तरह से सभी लोग जिया करते थे और वह अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता था। जैसे ही राधा इस बात को कहती है तो जो नीरज होता है मुस्कुराने लगता है, कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है और मैं भी इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैंने वैसे ही बाहर कमाने के लिए अपने दोस्त से बात कर रखी है और कुछ दिनों में वो मुझे बताने ही वाला है और मैं बाहर जाकर पैसा कमाऊंगा ताकि अच्छे से पैसे मैं कमा सकूं और हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे वह जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। ऐसी बात वह राधा से कह देता है और इसके बाद राधा भी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद जो नीरज होता है वह अपने दोस्त की बातों का वेट करने लगता है, लेकिन तभी उसी दौरान जो राधा होती है उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है और कुछ दिनों बाद उसे बच्चा होने वाला है। तो इसी वजह
वजह से जो नीरज होता है वह अभी वहां पर जाने का प्लान कैंसिल करता है और अपनी पत्नी की डिलीवरी का वेट करता है। कुछ दिनों में डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है और राधा ने एक लड़के को जन्म दिया था। लड़के को पाकर नीरज बड़ा ही खुश होता है और इसके बाद अपने दोस्त से बात करके सीधा उसी जगह चला जाता है जहां पर अच्छी खासी मजदूरी मिला करती है और वहीं पर रहकर काम करने लगता है। उसने राधा से कह दिया था कि तुम चिंता मत करो, मैं वहां से पैसे भेज दिया करूंगा और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो ये हमारी जमीन है इसको हम दूसरे को खेती करने के लिए दे देंगे और जो कुछ इससे पैसा आएगा वो भी ठीक है, लेकिन साथ में मैं वहां पर रहकर मजदूरी करूंगा ताकि हमारा बच्चा अच्छे से जिंदगी जी सके और उसे कोई भी परेशानी ना आ सके। राधा भी खुशी खुशी अपने पति को भेज देती है और यहाँ से नीरज वहां पर जाकर काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो नीरज होता है जितने भी पैसे महीने में कमाया करता है उनमें से कुछ पैसे तो अपनी पत्नी के पास भेज दिया करता है और कुछ पैसों को अपने बैंक में ही जमा रहने देता है, क्योंकि नीरज का प्लान था कि वह कुछ दिन यहाँ पर काम करेगा और जैसे उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद अपने गाँव के आसपास ही जाकर कोई काम करेगा और वहीं पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रहना उसकी मजबूरी थी ना कि उसका शौक। इसी वजह से वह अपने पास भी पैसा एकत्रित कर रहा था और अपनी पत्नी के पास भी पैसा भेज रहा था। जैसे धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो कुछ समय बाद जो नीरज की पत्नी राधा होती है वह उन पैसों में से जिन पैसों को उसका पति भेजा करता है उनमें से एक मोबाइल फोन खरीदती है और उस मोबाइल फोन के जरिए सोशल मीडिया पर इधर उधर बात करने लगती है। बात करने के दौरान उसकी मुलाकात एक सुंदर नाम के लड़के से हो जाती है और जैसे उसकी मुलाकात सुंदर से हो जाती है तो वह एक दूसरे से घंटों तक बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अब ये जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ होता है तो अड़ोस पड़ोस में इस बात के बारे में पता चल जाती है और वैसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर नीरज का जो बड़ा भाई होता है वह इस चीज को देख लेता है। जब वह लड़का जिसका नाम सुंदर होता है वह उसके घर पर आया करता है तो वह इस बात को देखकर अपनी पत्नी को कहकर उसे धमकवाने लगता है। कहता है कि इसको धमका दो, ऐसा करना ठीक नहीं है और ये गांव का माहौल खराब कर देगी। इसके बाद जो बड़े भाई की पत्नी होती है वह छोटे भाई की पत्नी को धमका देती है, यानी कि जेठानी ने अपनी देवरानी को धमका दिया था। और इस बात को देखकर जो राधा होती है वह एकदम से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और उल्टा अपनी जेठानी को सुनाने लगती है। लेकिन जेठानी उससे कह देती है कि मत पोल खुलवाओ, यहाँ पर चारों तरफ सभी लोगों को पता है कि तुम क्या किया करती हो और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारे पति को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो राधा होती है उसे अपना भांडा फूटता हुआ दिखाई देता है और इसके बाद वह पूरी रात भर इस बारे में सोचती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर उसका प्रेमी उससे मिलने के लिए आएगा तो यहाँ पर जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी बार बार ये बात देख लेगी और कभी उसने अगर मेरे पति को बता दिया तो बात चौपट हो जाएगी। यही सोचकर दूसरे दिन सुबह सुबह राधा अपने पति के पास फोन करती है और फोन करने के बाद उससे कह देती है कि यहाँ पर तुम्हारा बड़ा भाई और उसकी पत्नी मुझसे लड़ाई कर रहे हैं और मैं अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो कभी भी मुझ पर हाथ उठा सकते हैं और मुझे शहर के अंदर रहना है। अब जैसे उसका पति वहां पर बैठा हुआ इस बात को सुनता है तो वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, शहर में जाकर कोई जगह देख लो और वहां पर बच्चे को लेकर रहने लगो, जब मैं आ जाऊंगा तो उसके बाद देख लूंगा। इसके बाद जो पत्नी होती है खुशी खुशी पास ही के शहर में चली जाती है और वहां पर जाकर किराए का एक छोटा सा घर देख लेती है और उसके बारे में अपने पति को भी बता देती है। पति कह देता है कि ठीक है, अच्छा घर है तो तुम वहां पर शिफ्ट हो जाओ और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। पत्नी वहां पर शिफ्ट हो जाती है और अब तो खुलेआम सब कुछ किया करती है, उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है और कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ शहर है और शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं हुआ करता। ऊपर से जो यहाँ पर राधा थी वह किराएदार थी तो और भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ना था, इसके बारे में किसी को कोई खास बात नहीं पता थी। इसके बाद राधा वहां पर रहकर अपना समय व्यतीत करने लगती है और तभी लगभग 1 साल के बाद जो उसका पति होता है नीरज, वह छुट्टियों पर वापस लौटता है और जब वह वापस लौटता है तो उसे एक अजीब बात महसूस होती है। दरअसल जिस दिन वह आया था तो उस दिन वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था और उसने एड्रेस पहले ही फोन पर पूछ लिया था। जैसे वो अपने घर के अंदर आता है तो वहां पर आने के बाद उसे अपनी पत्नी राधा का चेहरा अजीब सा दिखाई देता है और जैसे वो अंदर के कमरे में जाता है तो उसे एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे कोई घर से बाहर निकला हो और जैसे वो पलट कर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जब वह पत्नी से इस बारे में पूछता है तो पत्नी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वह कहने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो खामखा बहम कर रहे हो और चलो अंदर हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ये बात कहीं ना कहीं नीरज को खटक गई थी और इसके बाद वह भी इस बात को ऐसे छोड़ देता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी। इसके बाद जो नीरज होता है वहां से वापस चला जाता है, लेकिन बार बार वो जो चीज उसने महसूस की थी वह उसको ये यकीन दिला रही थी कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी
मुझसे कुछ छुपा रही है और उसको मुझे बताना नहीं चाहती। इसी वजह से जो नीरज होता है अपने बेस पर इस बात की तहकीकात करता है और तहकीकात के दौरान उसके बात पूरी समझ में आ जाती है और इस बात को समझने के बाद वह अपने बड़े भाई के पास फोन करता है, क्योंकि उसकी समझ में सारी बात आ गई थी कि किस वजह से गांव को छोड़कर यहां पर आई है और किस वजह से हम दोनों भाइयों के बीच में दरार आई थी। वह अपने बड़े भाई के पास फोन करता है। बड़ा भाई उससे नाराज तो होता है, लेकिन हमेशा बड़े भाई ने पिता का फर्ज निभाया था और जब छोटा भाई उससे कहता है कि भैया मैं माफी मांगना चाहता हूं आपसे, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उसके बाद जो बड़ा भाई होता है वह भी फोन पर ही अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि बस कर पगले, और ज्यादा रुलाएगा क्या, अब रहने भी दे, जो हो गया उसे भूल जा, तू मेरा छोटा है ना, यही काफी है। इस बात को कहकर दोनों भाइयों के गिला शिकवे दूर हो जाते हैं और इसके बाद जो नीरज होता है वह अपने बड़े भाई मनोज को अपनी पत्नी के बारे में पूरी करतूत बताता है कि इस तरह से ये हो गया था। और जैसे ही मनोज इस बात को सुनता है तो उसके बाद वो बातें भी बता देता है कि यहां से तुम्हारी पत्नी किस वजह से शहर गई है और क्या कारण था कि हम उससे लड़ाई किया करते थे। जब दोनों भाइयों में बातें हो जाती हैं तो अब जो नीरज होता है वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि सच में ही मेरी पत्नी इस तरह से काम किया करती है। उसके बाद जो नीरज होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह एकदम से अपने भाई से कहने लगता है कि भाई मैं अभी के अभी वापस आ रहा हूं और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी जो बड़ा भाई होता है वह उसको समझाने लगता है, कहता है कि छोटे ऐसा बिल्कुल भी मत कर, अगर तू ऐसा करेगा तो उल्टा इसके घर वाले हम लोगों को भी परेशान कर देंगे और ऐसे कलंक से बिल्कुल तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। तो जो छोटा भाई होता है वह कहने लगता है कि भैया फिर क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए पूरे के पूरे सबूत जुटाने होंगे, जिन सबूतों की मदद से अगर ये कभी भी इस चीज से नकारे तो हम उन सबूतों को इसके सामने पेश कर सके और ये चुपचाप हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। नीरज भी इस बात को सुनता है और सुनने के बाद समझ जाता है कि ये सही कह रहे हैं बड़े भाई, क्योंकि बड़े भाई ने कई सारे ऐसे उदाहरण दिए थे जो उनके अड़ोस पड़ोस में ऐसे केस चल रहे थे जिनको कई सालों साल हो गए थे, लेकिन पत्नी का केस अब तक फारिग नहीं हुआ था और उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही थी। वह कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता और इसीलिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूं। इसके बाद जो नीरज होता है वह अपने बड़े भाई की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और बड़े भाई के कहे अनुसार सारे के सारे सबूत अपनी पत्नी के खिलाफ जुटा लेता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि उसकी पत्नी गैर चलन है और वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है। लेकिन यहां पर जो बड़ा भाई मनोज होता है उसे तसल्ली नहीं होती, क्योंकि वह थोड़ा सा चालाक किस्म का व्यक्ति था और उसे पता था कि कानून कौन कौन से चले हुए हैं और उसे पता था कि लिविंग नाम का भी एक कानून है और उसके तहत महिला चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह सकती है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इसी वजह से बड़ा भाई कहने लगता है कि देखो अगर तुम्हारी पत्नी से छुटकारे की बात है तो इससे आराम से हो जाएगा, लेकिन कल कला को वो ना मानी और उसने कोर्ट केस कर दिया तो कोर्ट केस में हम इन सबूतों से कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। तो छोटा भाई पूछता है कि बताओ भाई फिर क्या करना है। तो वो कहता है कि इसके लिए अब तुम्हें वापस आना होगा और तुम्हें काफी दिन हो गए हैं ना वहां पर रहते हुए, तो अब वैसे भी तुम यहां पर आ जाओ और यहीं पर कोई काम धंधा देख लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इसके बाद जो छोटा भाई होता है वह बड़े भाई के कहने पर वहां से वापस लौट आता है और जैसे वो अपने शहर वाले उस घर में जाता है जिसमें वह पहले कभी आया था, तो पत्नी देखकर एकदम से खुश तो होती है, लेकिन अंतरात्मा से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और पूछने लगती है कि अब कब जाओगे तुम। तो वो कहता है कि अब मैं जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो यहीं पर रहूंगा और आराम से यहीं पर रहकर कोई काम करूंगा। इस बात को सुनकर पत्नी राधा मुस्कुराने तो लगती है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक अलग ही बात चल रही थी जिसके बारे में वो अपने पति को नहीं बता सकती थी। इसके बाद जो राधा होती है वह अंदर ही अंदर एक प्लान करती है और उस प्लान के तहत दूसरे दिन के लिए अपने पति को तैयार कर लेती है कि हम लोगों को एक शादी में जाना है और वहां पर हम लोगों को बुलाया गया है, मेरी एक सहेली है तो उसकी शादी में चलेंगे। इसके बाद जो राधा पत्नी होती है उसके कहे पर पति तैयार तो हो जाता है और उसके साथ चला भी जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद एक लड़का जिसका नाम सुंदर होता है जो कि उसकी पत्नी राधा का प्रेमी था, वह उस शादी के अंदर उन्हें मिलता है और जैसे ही राधा सुंदर को देखती है तो उसके बाद अपने पति का परिचय उससे कराती है और कहती है कि इनका नाम सुंदर है और ये मेरे भाई के दोस्त हैं और इनकी दुकानों में अच्छी खासी पहचान है और ये मुझे फ्रिज दिलाने वाले हैं, किस्तों पर ये फ्रिज दिला देंगे। तो अब आप आ गए हो तो आप ऐसा करना, कल इनके साथ चले जाना और एक फ्रिज अच्छी सी दुकान से खरीद कर ले आना। इस बात को सुनकर नीरज सभी बातों को समझ रहा था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप हामी भर लेता है और उसके बाद सुंदर का नंबर ले लेता है और अपने घर वापस लौट आता है। दूसरे दिन सुबह उठकर जो पत्नी राधा होती है वह उसे याद दिलाती है कि आज आपको सुंदर के
के साथ जाना है और सुंदर पर फोन कर लीजिए। इसके बाद पति खड़ा होता है और सुंदर को फोन मिलाकर उससे कह देता है कि हाँ भाई बताओ कहां पर आना है और किस किस तरह से आना है। तो सुंदर उसे एक एड्रेस दे देता है कि वहां पर तुम मुझे मिलो और वहां से आगे हम दोनों एक साथ चलेंगे और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्रिज खरीद लेंगे। और इसके बाद जो नीरज होता है वह तैयार हो जाता है और तैयार होकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां के लिए सुंदर ने उससे कहा था। अब जैसे ही पति उस जगह पर पहुंचा था तो राधा एकदम से खुश हो जाती है, न जाने क्या कारण था। लेकिन जब काफी देर तक पति नहीं आता है तो उसके बाद राधा भी अपना छोटा मोटा सामान पैक करती है और अपने घर को छोड़कर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद राधा और सुंदर दोनों एक बस स्टैंड पर मिलते हैं, लेकिन वहां पर अचानक से उसका पति आ जाता है और उसके पति का बड़ा भाई आ जाता है और साथ में राधा के परिवार वाले भी थे। अब जैसे ही राधा अपने परिवार वालों को देखती है तो एकदम से हक्की बक्की सी रह जाती है और उसके बाद वो लोग उसे अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। रात भर में सभी लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं और बातों के दौरान ये बात तय होती है। राधा से कहा जाता है कि अगर तुम्हें अपनी बदनामी ज्यादा नहीं करानी या फिर जेल की हवा नहीं खानी तो ऐसा करो, कल पंचायत होगी और पंचायत में मेरे घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाना। राधा पहले तो इस बात से मना करती है, लेकिन वहीं पर जो नीरज होता है वह उसके सामने ऐसे ऐसे सबूत पेश करता है जिन सबूतों को देखने के बाद राधा की पूरी हेगड़ी निकल जाती है और यहाँ पर राधा के परिवार वाले भी चुपचाप इस बात से रह जाते हैं। रात के समय में जो नीरज होता है वह राधा को उसके परिवार के साथ भेज देता है और यहाँ पर अपने बच्चे के साथ रहता है और दूसरे दिन पंचायत बुलाने के लिए उनसे कहता है। दूसरे दिन राधा और उसके पिता वहां पर पंचायत लेकर आते हैं और पंचायत में चुपचाप फैसला कर लेते हैं। अब इसके बाद उसी पंचायत में एक लड़का होता है और वह जैसे इस बात को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज के समय में लड़की वाले ढेर सारे कानूनों का फायदा उठाते हैं और लड़के वाले से मोटी रकम इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ पर फैसला बिना पैसों के हुआ था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आई थी। तो उसके बाद जब वह इस बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने इस तरह से सबूत इकट्ठा कर रखे थे। दरअसल यहाँ पर जो नीरज होता है जब वह सुबह सुबह सुंदर से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है उस टाइम वह अपने भाई के पास फोन कर देता है और अपने भाई के साथ ही वहां पर जाता है। वहां पर जाने के बाद जो सुंदर होता है उसने यहां पर नीरज को इस दुनिया से विदा करने का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन जो यहां पर नीरज का बड़ा भाई होता है वह भी पूरे प्लान के साथ आया था और वहां पर कैमरे फुटेज वगैरह से वो अच्छी तरह से उनको रिकॉर्ड कर लेता है और साथ में उनके कुछ और लोग भी थे जो उनके सगे संबंधी थे और उनकी मदद से ये सारी की सारी बातें कि किस किस तरह से उन लोगों ने प्लान बनाया है नीरज को इस दुनिया से विदा करने का, इन सभी का वीडियो फुटेज वो बना लेते हैं। और जब ये सबूत नीरज के पास हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए अच्छे से दबाव बना लेता है। फिलहाल के समय में नीरज का जो लड़का है वह उसके भैया भाभी के हाथों में अच्छी तरह से पल रहा है, बढ़ रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और सभी लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नीरज ने जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला किया है क्योंकि उसका औरत जात से विश्वास ही उठ गया है और वो फिलहाल भी अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक परिवार की एकता भी देखने के लिए मिली और त्रिया के चरित्र भी देखने को मिले। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।